एक कॉलोनी में कनिका अपनी सास सरोज, ससुर मिथुन और पति रितेश के साथ रहती है। उसके घर वाले काफी चटोरे होते हैं और उनके मोहल्ले में आजकल नई नई मोमोज वाली आई होती है, जिसका नाम होता है दिलरुबा। दिलरुबा के चटपटे मोमोज खाइए और अपना दिल बहलाइए। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे, एकदम दीवाने हो जाएंगे। चटपटे मोमोज, चटपटे मोमोज। वाह माँ जी, क्या कमाल के मोमोज लग रहे हैं। उनकी खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। स्टीम और फ्राई मोमोज दोनों भी हैं इस दिलरुबा के पास। और तो और कितने अलग अलग प्रकार है इसमें। चलिए ना माँ जी, हम भी मोमोज खाने चलते हैं। अरे तू ही ठूस ये मोमोज, मुझे नहीं खानी। और हाँ, उसे कह दे कल से हमारे घर के सामने अपना ठेला ना लगाए। हर रोज यहाँ आकर चिल्लाती रहती है, चटपटे मोमोज, चटपटे मोमोज। इसी दिन इसके चेहरे पर मस्त चटपटी चाटा मार दूंगी, तब समझ आएगा इसको। नालायक कही की। अरे क्या सूरज, तुम भी, तुम्हें उस बेचारी मोमोज वाली से क्या तकलीफ है अब? वो हमारे घर के बाहर आकर बस मोमोज बेचती है और 2 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालती है वो। इसलिए उसे यहाँ से मत हटाओ। वाह, आपको तो उस दिलरुबा पर बड़ी दया आ रही है। आखिर क्या माजरा है? ज्यादा बको मत, समझे ना? ए कनिका, जा, तुझे जितना कहा है उतना ही कर। कह दे उस दिलरुबा को कल से क्या, अभी से ही हमारे घर के सामने ठेला ना लगाए। लेकिन माँ जी, तू भी नहीं मानेगी ना? ठीक है, मैं ही उसके पास जाती हूँ और उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। लेकिन जब सरोज मोमोज वाली के पास जाती है, तभी उसके मोमोज को देखकर सरोज के मुंह में पानी आ जाता है। क्या बात है, ये मोमोज तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं खुद को नहीं रोकूंगी। इससे पहले कि कनिका और मिथुन में से मुझे कोई देख ले, मैं फटाफट ये चटपटे मोमोज खा लेती हूँ। ए दिलरुबा, मेरे लिए 1 प्लेट स्टीम मोमोज लगाना और 1 प्लेट फ्राइड मोमोज भी लगा देना। ठीक है सरोज काकी, अभी लगाती हूँ। अरे लेकिन 1 मिनट, तुझे मेरा नाम कैसे पता? अब मोहल्ले में तो सब आपस में बात करते ही है ना, तभी मैंने कुछ औरतों को आपके बारे में बात करते हुए सुना था और उसी से अंदाज लगा लिया कि आपका नाम सरोज ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल अब जल्दी से मेरे लिए मोमोज लगा दे। दिलरुबा के हाथ के बने हुए मोमोज सरोज बड़े ही चाव से खाती हैं। फिर घर लौटने पर, अरे क्या हुआ सरोज, क्या बोली दिलरुबा? हाँ माँ जी, आपने दिलरुबा को यहाँ ठेला लगाने के लिए मना कर दिया ना? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? उस दिलरुबा के मोमोज एकदम स्वादिष्ट थे। उसे खाने के बाद तुम दोनों भी उसके फैन हो जाओगे। मैं तो उसे भूल कर भी हमारे घर के सामने से जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी। और अब तो मैं जितना जी चाहे उतने उसके हाथ के बने मोमोज खाऊंगी। क्या? लेकिन माँ जी, आप में अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? हाँ सरोज, क्या वाकई में दिलरुबा में इतना स्वाद है? मेरा मतलब दिलरुबा के हाथ के बने मोमोज में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं क्या बोल रही हूँ? उसके मोमोज में कोई स्वाद नहीं है, एकदम बकवास है उसके मोमोज। अरे कौन सा नशा करके आई हो तुम? अभी 1 मिनट पहले कुछ और कहा और अब तुम कुछ और कह रही हो। अब ये भला क्या बात हुई? अरे तुम दोनों ने कुछ और ही सुन लिया होगा। मैं दरअसल ये कह रही थी कि वो दिलरुबा अच्छे मोमोज नहीं बेचती। क्या माँ जी, आप भी पल में अपनी राय बदल देती हो। आपने तो उसके मोमोज मजे से खा लिए और अब हमारी बारी है। क्यों पापा जी? अब हूँ, जरूर। सरोज बड़ी हैरान हो जाती है। इसे कैसे हो सकता है? उस दिलरुबा के मोमोज खाने के बाद मेरे मन में छुपा हुआ सच मैंने कैसे उगल दिया? फिर जब मिथुन दिलरुबा के मोमोज खाकर घर लौटता है, तभी मुझे पता है कि आप उस निकम्मी के हाथ के मोमोज खाने गए थे। और तो, अरे तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? और अगर मैं उसके हाथ के बने मोमोज खाकर आया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुमसे तो मैं तंग आ चुका हूँ।
ना चाहकर भी मुझे तुम जैसी भैंस के साथ मजबूरन रहना पड़ रहा है। ना जाने ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब मैंने तुमसे शादी की। अरे मुझे तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं था, और ना ही आज है। मैंने तो बस अपने माँ बाबू जी की सुनी, और उनकी सुनने के बाद तब से लेकर आज तक मैं बस पछता रहा हूँ। एक नंबर की गधी हो तुम। क्या? अरे नहीं, ये मैंने सब क्या बक दिया। मेरे मन में दबी हुई सारी बातें मेरी जुबान पर कैसे आ गई? ये अजीब सा चमत्कार कैसे हो गया? आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? और भैंस किसको बोला रे मोटे टकले राक्षस? अब तो आप गए काम से। मुझे माफ कर दो सरोज, प्लीज मुझे माफ कर दो। सरोज गुस्से में डंडा लेकर पूरे घर में मिथुन के पीछे दौड़ती रहती है, और मिथुन के 50 बार माफी मांगने के बावजूद भी सरोज उसे नहीं बख्शती, और वो उसकी अच्छे से पिटाई करती है। ये सब कैसे हो गया? इस दिलरुबा के मोमोज तो मुझ पर भारी पड़ गए। हाय रे, मार मार कर सरोज ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसे ही मोहल्ले में अब जो भी दिलरुबा के बने चटपटे मोमोज खाता है, वो 1 मिनट के लिए अपने मन की सच्ची बात जबान से उगल देता है, जिस कारण सबके झगड़े होने लगते हैं, और हर घर में और हर गली में कलेश पे कलेश होता रहता है। ऐसे ही एक सुबह, अरे वाह, सुबह सुबह गर्मा गर्म स्टीम मोमोज, दिखने में तो ये एकदम लाजवाब लग रहे हैं। और मैंने तो इस चटपटे मोमोज के बारे में काफी कुछ सुना है। चलो, आज दूध बेचने से पहले 1 प्लेट मोमोज खा लेता हूँ। ओ दिलरुबा मैडम, 1 प्लेट स्टीम मोमोज लगा दो, और हाँ, चटनी भर भर कर डालना। ठीक है भैया, अभी लगाती हूँ। फिर वो दूध वाला दिलरुबा के बने मोमोज खाता है, और फिर वो मोहल्ले में दूध बांटने चला जाता है। और तभी, ये लीजिए बहन जी, ये आपका 2 लीटर दूध, और ये आपका आधा लीटर दूध। अरे भैया, आजकल तो दूध बड़ा अलग अलग सा लग रहा है, पतला भी है। कहीं तुम इसमें मिलावट तो नहीं करते ना? हाँ भैया, मुझे भी वही लग रहा है। अरे पैसे तो इतने ज्यादा लेते हो, लेकिन दूध की क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। जो है वो सच सच बताओ, वरना हम दूध दूसरे दूध वाले से लिया करेंगे। क्यों बहनों? हाँ हाँ बिल्कुल, कनिका एकदम सही कह रही है। हाँ बहनों, आप लोग सच कह रही हो। मैं दूध में मिलावट करता हूँ। आधा दूध तो केवल पानी ही होता है, और कभी कभी तो मैं नकली दूध पाउडर भी मिलाता हूँ, ताकि मेरे जेब में ज्यादा पैसे आ सके। क्या? ओ तेरी, ये मैंने क्या कह दिया? मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ दूध बेचता हूँ। 100% शुद्ध गाय और भैंस का दूध बेचता हूँ मैं। अरे बकवास बंद करो, अभी अभी तुमने ही अपने मुंह से सारा सच उगला है। रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं। और नहीं तो क्या, इतने दिनों से हम सबके साथ स्कैम कर रहा था ये। अब तो इसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पहले तो इसके जेब में जितने पैसे हैं वो सारे पैसे ले लो, और फिर उसे वहां पड़े बांबू से मार मार कर इसे यहाँ से भगा देते हैं, ताकि ये इस मोहल्ले में दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या? नहीं, बचाओ मुझे। मेरे मुंह से अचानक सच कैसे निकल गया? ऐसा क्या मिलाया था उस दिलरुबा ने उस मोमोज में? फिर वो तीनों मिलकर दूध वाले की जमकर कुटाई करती है, और उसके पास पड़े सारे पैसे अपने पास रखकर वो अपने नुकसान की वसूली कर लेती है। ऐसे ही एक दिन जब रितेश काम से घर आ रहा होता है, वो दिलरुबा के चटपटे मोमोज खा लेता है, और फिर घर जाने के बाद, अरे वाह, क्या ड्रेस है! आज तो तुम इसमें एकदम बॉम्ब लग रही हो। आखिर कहाँ जाने की फिराक में हो? कहाँ जाने की फिराक में हो से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भूल गई क्या तुम? हम दोनों आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे ना। देखो, 8 बज चुके हैं, और मैंने 8:30 बजे का टेबल भी बुक कर दिया है। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी कनिका, मैं तो भूल ही गया था। क्या? अरे ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम रितेश?
और आजकल तुम्हें हो क्या गया है? ना मुझसे ठीक से बात करते हो और ना ही मेरे साथ कहीं बाहर चलते हो। कहीं बाहर ऑफिस में तुमने कोई लड़की वड़की तो नहीं पटा ली ना? हाँ कनिका, एक लड़की जो मेरे ऑफिस में हाल फिलहाल में ही आई है और मुझे वो बहुत पसंद है। क्या हॉट लगती है यार वो। क्या? म- 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 वो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और ये मम्मा मम्मा क्या लगा के रखा है? ये मैंने क्या कह दिया? जो बात मुझे कनिका से छुपानी थी वही मैंने आज कह डाली। देखो कनिका, मेरी जान, तुमने अभी अभी जो कुछ भी सुना है वो सच नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास करो, वो सब एक झूठ है। मैं मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। बाकी तुम तो मुझे जानती ही हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपने आप से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ कनिका, है ना? प्लीज कनिका, मुझे गलत मत समझना। तभी कनिका गर्मा गर्म इस्त्री लेकर रितेश के पीछे पूरे घर में भागने लगती है। उस दिन कनिका रितेश को ऐसा सबक सिखाती है कि उसकी बात रितेश सच में किसी दूसरी लड़की की तरफ देखने से बहुत डरता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अच्छा भला मोमोज खाकर आया था और घर आकर ना जाने मेरे मुंह से कैसे अचानक से सच निकल गया। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक रात कनिका खिड़की बंद करते समय देखती है कि दिलरुबा धुएं के साथ अचानक से कहीं गायब हो गई है। और ये क्या? अभी अभी तो उसने अपना ठेला बंद किया था और वो इस रास्ते से ही जा रही थी, फिर अचानक से वो एकदम गायब कैसे हो गई? मुझे तो ये दिलरुबा और उसकी बातें बड़ी अजीबोगरीब लगती हैं। उसकी शक्ल भी कितनी अजीब है। खैर, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। जाने दो, दिलरुबा गई तेल लेने, मैं तो चली सोने। लेकिन दिन ब दिन कनिका इस बात पर गौर फरमाती है कि जो कोई दिलरुबा के यहाँ के चटपटे मोमोज खाता है वो इंसान अपने मन में छुपा सच बोल देता है। ऐसे कैसे हो सकता है भला? आज भी जब मैंने अपनी सहेलियों को मोमोज खिलाए, सबने अपने अपने मन में छुपे हुए सच को बता दिया। और उस दिन भी जब माँ जी ने इसके मोमोज खाए थे तो 1 मिनट के लिए उन्होंने उसकी तारीफ की थी और फिर 1 मिनट बाद वो बदल गई। वो दूध वाला भी मोमोज खाकर ही दूध बेच रहा था। तभी उसने अपना सच कबूल किया। और तो और पापा जी और रितेश ने भी मोमोज खाए थे और तभी जाकर माँ जी और मेरे सामने अपने मन की सच्ची बात कही। फिर उसके बाद हम दोनों ने उनकी अच्छी सी धुलाई की। कुछ तो गड़बड़ है इस दिलरुबा के चटपटे मोमोज में और मुझे उसका पता लगाना ही होगा। फिर एक दिन कनिका उसका पीछा करती है और वो पाती है कि दिलरुबा एक चुड़ैल है जो जंगल में बसी एक गुफा में रहती है, जहाँ पर उसका एक मायावी टीवी भी है जिसमें वो लोगों को लड़ते हुए देखती है। बेचारे मोहल्ले वाले, किसी को भी नहीं पता कि वो सब सच क्यों उगलते हैं, क्योंकि वो मेरे हाथ के बने मायावी मोमोज खाते हैं और तभी जाकर वो सच उगलते हैं। मैं जानबूझकर उन सबको वो मायावी सच बोलने वाले मोमोज खिलाती हूँ ताकि सब लोग आपस में झगड़ सके, लड़ाइयाँ हो उनके बीच, मारपीट हो और वो सब कुछ मैं अपने गुफा में आने के बाद इस टीवी पर देख सकूं और मेरा मनोरंजन हो जाए। चलो अभी जरा भूतिया पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। वो खाते खाते लड़ाइयाँ और कलेश देखने का मजा कुछ और ही होता है। बाप रे! ये देखकर कनिका के पैरों तले जमीन खिसक ही जाती है और वो उस चुड़ैल दिलरुबा की सारी बातें अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। इसका मतलब हमारे मोहल्ले में जितने भी कलेश हो रहे हैं उन सब का कारण ये चुड़ैल है। अपने फालतू के मनोरंजन के लिए ये लोगों के घर तोड़ रही है। लेकिन अब बस हो गया, अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। ये वीडियो मैं मोहल्ले में सबको दिखाऊंगी, जिसके बाद कोई भी इसे मोहल्ले में आने ही नहीं देगा। और मोहल्ले के बाहर भी ये मोमोज। दिलरुबा चुड़ैल, अब तेरा मनोरंजन खत्म होने वाला है। और ठीक वैसा ही होता है।
कनिका वो वीडियो सबको दिखाती है, जिसके बाद कोई भी दिलरुबा के मोमोज नहीं खाता और वो थक हार कर उस मोहल्ले में मोमोज बेचना बंद कर देती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अरे कैसी इंसान है तू। मैंने ही तुझे सिर पर चढ़ा रखा था। सारी गलती मेरी ही है। अगर ये थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में ही मार दिया होता तो शायद आज तेरी हरकतों में सुधार आता। लेकिन माँ, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। अरे कैसी इंसान है तू। अपने पति की ऐसी हालत में भी तू उसका साथ नहीं दे रही, उसे समझ भी नहीं रही तू। अरे तेरी अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? लेकिन आप मुझे क्यों सुना रही हो माँ? और घर में वॉशरूम किस लिए है? जब मयांक को अपनी तबीयत इतनी ही खराब लग रही थी तो उसने दवाई क्यों नहीं खाई? बस कर मीनाक्षी, वरना थप्पड़ मार मार कर ये जो तेरा फालतू का भूत है ना, उसे मैं पूरी तरह से उतार दूंगी। अरे उसकी तबीयत खराब है और अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र है तो अपने पति की देखभाल करती ना। और मयांक बेटा, माफ कर दे मुझे। पता नहीं मेरी बेटी की वजह से आप सबको क्या क्या सहना पड़ता है। अरे नहीं समधन जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? और बहू, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? नौकरानी तो रखी है ना काम पर। नहीं नहीं मैम साहब, मैं झाड़ू कटका करती है, ये उल्टी वगैरह में नहीं साफ करेगी। देख मीनाक्षी, माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी। अरे मैं यहाँ पर बस तुझसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ का हाल देखकर मुझे यहाँ से शर्मिंदा होकर जाना पड़ रहा है। पर जाते हुए मैं तुझे एक बात बड़ी ही प्यार से समझा रही हूँ। ये तेरा परिवार है और ये कोई जेल के कैदी नहीं है जो जब तू मन चाहे इन पर हंटर मारती रहे। घर में सबको यही लगता है कि अब शायद मीनाक्षी में सुधार आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मीनाक्षी नहीं सुधरती। बबली, प्रीति, माची, कहाँ पर हो आप सब? जल्दी से यहाँ पर आओ। क्या हुआ भाभी? मैं 2 घंटे पहले छत से कपड़े लेकर आई थी, तो आप में से किसी की नजर नहीं गई क्या इस पर? इसे मोड़कर अलमारी में रख देते तो क्या जाता आपका? लेकिन बहू, ये सब तू हमें क्यों बोल रही है? अरे तूने ही नौकरानी रखी है ना, तो जाकर उसे बोल। ये क्या है बबली, तुम यहाँ पर मुफ्त की तनख्वाह लेने आई हो क्या? क्योंकि घर के काम तो तुमसे होने से रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हारी पूरी तनख्वाह काट लूंगी। बस कीजिए भाभी, ये भी एक इंसान ही है और ये काम तो करती ही है ना, तो फिर आप किसी गरीब से उसकी मेहनत के पैसे कैसे ले सकती हो? तुम तो चुप ही रहो प्रीति, इसे घर में काम करने के लिए रखा है, लेकिन ये बबली काम छोड़कर बस पूरे घर में मटकती रहती है। कुछ भी नहीं होता इससे तो। बस हाँ मैम साहब, मैं कुछ नहीं बोल रही, तो आप भी कुछ भी मत बोलो। जब देखो तब किटकिट किटकिट किटकिट। अरे मुझे ऐसे घर में काम ही नहीं करना। अरे आज तक मैं 12 घर में काम कर चुकी हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी शिकायत तक नहीं की। अरे आपसे तो आपका परिवार भी परेशान है, फिर मैं किस खेत की मूली है? अरे रख लो मेरी तनख्वाह। आप तनख्वाह नहीं देगी तो मैं मर नहीं जाएगी। इतना सुनाकर बबली वहां से चली जाती है और मयांक भी ये सब देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है मीनाक्षी? अरे हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारी जबान इतनी तीखी क्यों है और तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हारे बर्ताव से तो ये साफ समझ आता है कि तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी कदर नहीं है। मीनाक्षी की हरकतों से तंग आकर अब उसके घर में सब उससे बात करना बंद कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है मयांक? सब लोग मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूं ना। अरे हमने तो तुम्हें कब का इस परिवार का हिस्सा मान लिया है, लेकिन तुमने ही हमें तुमसे अलग होने पर मजबूर किया है। अब जो हुआ सो हुआ ना, कितनी दिन उसी बात को लेकर बैठोगे? और ये क्या, तुमने अपनी सौंफ जमीन पर क्यों फेंकी है? अरे यही गलती है तुम्हारी, और अब हम सब में तुम्हें समझाने की हिम्मत ही नहीं है और ना ही अब तुम्हारी तीखी बातें हम सुन सकते हैं।
मीनाक्षी से कोई बात नहीं करता और ये बात मीनाक्षी को काफी खलने लगती है। लेकिन अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कांचन, तू यहाँ पर, वो भी इतने दिनों के बाद? हाँ मीनाक्षी, दरअसल मेरी शादी तय हो गई है और मैं यहाँ पर तुझे अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। वाह यार, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल, अब मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर जब कंचन चाय पीने के लिए कप उठाती है कि तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। आई एम सॉरी मीनाक्षी, वो गलती से कप गिर गया। तभी वहां पर रेखा आती है। अरे बहू की दोस्त हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम तुझे कुछ भी ना कहे। अरे तुम में तमीज है कि नहीं? किसी के घर पर आते हो तो कप ऐसे उठाते हैं क्या? माफ करना आंटी जी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं गिराया कप। अरे जानबूझकर नहीं गिराया का क्या मतलब है? अगर तुम्हें कप उठाना ही नहीं आता तो उठाया क्यों तुमने? गवार हो क्या? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें? बस कीजिए आंटी जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। माना कि मुझसे गलती हुई है और वो सबसे हो जाती है, और अभी मुझसे भी हो गई, तो इतनी सी बात के लिए आप कितना सुना रही हो मुझे? और रही बात इस कप के टूटने की, तो मैं इसके पैसे दे दूंगी। कप की बात नहीं है। अरे बात तो यहाँ पर तमीज की है। जाहिलों वाली हरकत करके पैसों का रोब दिखा रही हो तुम मुझे। देखो बेटी, तुम्हारे घर में ये गंदगी वगैरह चलती होगी, लेकिन हमारे घर में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता। ये सब क्या ही मीनाक्षी, तेरी सास मुझे इतनी सी बात के लिए कितना सुना रही है, और तू भी उनकी सारी बातें सुन के ले रही है। अरे अपनी सास को कुछ बोलोगी नहीं क्या? अरे ये क्या मुझे बोलेगी? इसे खुद को ही ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। गवार लोगों से भी कई ज्यादा गई गुजरी हो तुम तो। एक तो तुमने गलती की है, उस पर अब तुम मुझे अकड़ भी दिखा रही हो। बस बहुत हो गया आंटी जी, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ पर मीनाक्षी को अपनी शादी में बुलाने के लिए आई थी। लेकिन अब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तू अब मेरी शादी में आए। इतना कहकर कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब क्या था माँ जी? मेरे दोस्त से बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे कोई तमीज नहीं है क्या आप में? मैंने तो वही किया बहू जो तू हमेशा से करती आई है, और कोई तुझसे बात करे या ना करे, इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगली बार से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अपनी सास को पलटकर जवाब देने के लिए मीनाक्षी के पास अब कुछ भी नहीं था, जिस कारण वो चुप हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी अपने कमरे में जब आराम कर रही होती है, तभी, हे भगवान, अब तक तो मेरा सर दर्द बंद ही नहीं हुआ। जी भी मचल रहा है मेरा, और पेट भी कितना दर्द कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई खाई थी, अब दोबारा दवाई खा लेती हूँ, कहीं ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। पर ठीक भी कहाँ हो रही है, जाने दो, खा ही लेती हूँ मैं दवाई। फिर मीनाक्षी दवाई खा लेती है, और तभी प्रीति वहां पर आती है। अरे भाभी, आपके कमरे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, और आपका बाथरूम भी कितना गंदा है। जहां तक मुझे पता है, आप तो हमेशा सफाई के लिए झाड़ू लेकर खड़ी रहती हो ना, तो अब क्या हुआ? अरे इससे अच्छा कमरा तो मेरा और माँ का रहता है। तुम्हें तो पता ही है ना प्रीति कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, फिर तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रही हो? जरा हालत तो देखो मेरी, ऐसे में मैं कोई काम कैसे कर सकती हूँ? तबीयत खराब हो गई तो क्या हुआ, ये तो बहुत मामूली बात है। अगर आपकी तबीयत खराब है और आप ऐसे गंदगी में रहोगे, तो आपकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। हाँ प्रीति, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम तो देख ही रही हो ना कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। एक काम करोगे क्या? प्लीज मेरा ये कमरा और बाथरूम साफ कर दो ना। नो वे भाभी, मैं सब बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आपकी तबीयत खराब है तो मैं इसमें काम क्यों करूं भला? आप तो पहले दवाई खाओ और ठीक होके खुद के काम खुद ही करो।
क्योंकि ये सारे काम मुझसे तो बिल्कुल नहीं होने वाले। मैंने दवाई ले ली है, शायद थोड़ी देर में असर करेगी। अब थोड़ी देर में असर करे या ना करे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका काम है। और हाँ, आपके 3 दिन से गंदे कपड़े भी पड़े हैं, और मैं आपको यहाँ पर यही बताने आई थी। जाओ, पहले जाकर वो कपड़े धो दो। प्रीति, मुझे पता है भाभी कि मेरा नाम प्रीति है, लेकिन मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और ना ही कोई करना चाहती हूँ। अब जल्दी उठो और सफाई करो, वरना आपकी वजह से घर में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आने की वजह से हम लोगों को अब गंदगी में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से प्रीति अपनी भाभी को सुनाकर चली जाती है और मीनाक्षी को अब काफी अकेला महसूस होता है, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती। फिर कई दिनों के बाद मीनाक्षी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो अपनी माँ से मिलने चली जाती है। अरे वाह बहन जी, शादी के बाद तो मीनाक्षी के चेहरे पर काफी चमक आ गई है। कितनी सुंदर लग रही है ये। अरे सुंदर क्यों नहीं लगेगी? अपने ससुराल वालों को जूतों की नोक पर जो रखती है ये। अरे इसके ससुराल वाले तो थर थर कांपते हैं मीनाक्षी से, लेकिन शुरू शुरू में तो प्यार से दिल जीतते हैं। तो फिर आप ये क्या कह रही हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर मीनाक्षी ये बोल दे कि ये पत्ता यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, तो मजाल है घर में कोई उस पत्ते को हिलने भी दे। ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे तो उसके ससुराल वालों पर बहुत तरस आता है। पता नहीं वो बेचारे इतने दहशत में कैसे जीते हैं। बस कीजिए माँ, बाहर वालों के आगे आप ये क्या बोली जा रही हो? और मैं ऐसा कब करती हूँ भला? अरे मैंने क्या गलत बोला? अपनी सास, ननंद और पति के आगे तो तू ऐसा ही करती है, तो अब तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? अरे बहन जी, अगर इसकी जगह पर मेरी बहू होती ना, तो मैं अपने बेटे को तलाक दिलवा देती। बुरा मत मानना, लेकिन तुम किस्मत वाली हो जो इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। सरिता की बातें सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। अरे तू कहाँ जा रही है? अपने ससुराल जा रही हूं मैं। रुक जा, कुछ दिन तो उन बेचारे को चैन से रहने दे। 2 पल की भी खुशी उनसे क्यों छीन रही है तू? अपनी माँ की ये बातें सुनकर मीनाक्षी तुरंत अपने ससुराल आ जाती है। माँ जी, मयांक, प्रीति, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। अब ये कौन सा नया नाटक है बहू? हम लोग तो तुझसे बात नहीं कर रहे, तो अब तू ये माफी मांगने का नाटक क्यों कर रही है? अरे तुझे तो पता भी नहीं है कि तूने आज तक क्या क्या गलतियां की है। नहीं माँ जी, मुझे अब अपनी गलती का पता चल गया है और मुझे अपनी गलतियों पर काफी पछतावा भी है। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं ही सही हूँ, लेकिन खुद को सही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों का दिल बहुत बार दुखाया है। देखिए भाभी, ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जहाँ पर हर वक्त सब कुछ टिप टॉप रहे। और हाँ, गंदगी देखकर हर किसी को चिढ़ हो जाती है, लेकिन आप तो आते ही हमें नीचा दिखाने लग गई। और ये सब बस इतनी सी बात नहीं है। कोई घर वाला हो या कोई बाहर वाला हो, तेरी जबान पर लगाम तो लगता ही नहीं है। बड़े छोटे का लिहाज सब भूल जाती है तू। अरे आज तक हमने तेरी कभी बुराई नहीं की, लेकिन तूने हमारे किसी के आगे भी कोई इज्जत नहीं रखी। अरे मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हें मेरी किन किन चीजों से प्रॉब्लम है। मैं घर पर थक कर आता हूँ, वो तो तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन मेरी पसीने की बदबू से तुम्हें कितनी चिढ़ मचती है। अरे मुझे उतनी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई जब मेरी तबीयत खराब थी, जितनी कि तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ होती है। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपने भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। और ये गलती मेरी तीखी जबान की नहीं, बल्कि मेरी ही है। अगर मैं सोच समझकर वक्त माहौल देखकर अपनी बात बोलती, तो ये सब कभी होता भी नहीं और आप लोगों को उतना बुरा भी नहीं लगता। लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ बहू,
तूने सच में हमारा दिल बहुत दुखाया है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की है वो तो मैं अब ठीक नहीं कर सकती, लेकिन आगे से कभी भी मैं आप सबका दिल गलती से भी कभी नहीं दुखाऊंगी। और इस बात का मैं वादा जरूर कर सकती हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए माँ जी, प्लीज माँ जी। मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तू ये मौका सच्चे दिल से मांग रही है, तो हम तुझे ये मौका जरूर देंगे। फिर उस दिन के बाद से मीनाक्षी अब सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है और साथ ही वो अपने स्वभाव में बदलाव भी लाती है, जिस कारण वो घर में सबके साथ खुशी से रहने लगती है। पायल को ऐसे बेहोश देखकर सुनीता और अरविंद घबरा जाते हैं और वो दोनों उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। फिर कुछ ही देर बाद पायल को होश आ जाता है। क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है पायल? ये लो, ये पानी पियो। क्या हुआ है बहू, तू अचानक से गेट पर ही बेहोश हो गई? पता नहीं माँ जी, शरीर में बहुत थकान है मेरे, और आज तो दोपहर से मेरा सिर भी चकरा रहा था। मुझसे एक साथ इतने सारे काम नहीं हो रहे। देखो पायल, मुझे लगता है कि हमें उर्मिला को वापस बुला लेना चाहिए। क्या? हाँ पायल, उसकी जैसे नौकरानी हमें कभी नहीं मिलेगी। बाकी सारी नौकरानियां तो बस अपना ही फायदा देखती है, लेकिन उर्मिला वैसी बिल्कुल नहीं है। वो इस घर को अपना ही घर समझ के काम करती है। तुमने देखा ना, माँ और ईशु का कितना ख्याल रखती थी वो। हाँ बहू, अरे आज तो तुझे चक्कर आ गई, लेकिन कल को कुछ तूने ज्यादा काम कर लिया तो क्या होगी तेरी हालत? और बहू, उस दिन उसे सच में कोई जरूरी काम आया होगा, इसीलिए वो 1 घंटा पहले गई होगी और उसके बाद ही मैं बाहर गई थी ना। जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो इसमें आधी गलती तो मेरी भी हुई ना। अगर मैं ही घर पे चुपचाप बैठ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों की बातें सुनकर पायल अब सोच में पड़ जाती है। इतना मत सोचो पायल, हालातों को समझो और उस हिसाब से फैसला लो। उसे कॉल करके बात कर लो और वापस बुला लो उसे। ठीक है अरविंद, शायद आप दोनों सही कह रहे हो। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नौकरानी तो मिलने से रही, तो अब उर्मिला को ही लाना होगा। मैं कल सुबह ही उसे कॉल करूंगी। लेकिन अगली सुबह जब पायल उर्मिला को कॉल करती है, तभी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। हे भगवान, इसका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अब मैं क्या करूं? इस उर्मिला से कैसे बात करूं? एक काम करती हूँ, बगल की बिल्डिंग में उसकी सहेलियां रहती हैं जो अलग अलग घरों में काम करने जाती हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। देविका भाभी को बोलती हूँ कि उन दोनों को मेरे घर भेज दे। वो दोनों काम वालियां उन्हीं के पास आती है। फिर उर्मिला की सहेलियां मुनमुन और चमेली पायल के घर चली जाती है और फिर पायल उन्हें उर्मिला से बात करवाने के लिए कह देती है। अरे अगर आपको वापस बुलाना ही था तो आपने उसकी इतनी बेइज्जती करके काय को निकाला काम से? अरे मुनमुन, अपना मुंह जरा बंद रख। मैडम, मैं अभी घर ही जा रही है। मैं जाके फोन लगा कर देती है आपको और उर्मिला की आपसे बात करवाती है, ठीक है ना? ठीक है चमेली, चलेगा। फिर चमेली उर्मिला के पास जाती है और तभी, नहीं चमेली, तू नहीं जानती है कि दीदी ने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी और धक्के मारकर मेरे को घर से बाहर निकाला था। मेरे दिल पर बहुत ठेस पहुंची है चमेली, और अब मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन उर्मिला, अरे अब जब वह सामने से बोल रही है तो तू काय को इतना भाव खा रही है? जाने देना, अब वैसे भी तेरे को काम नहीं मिल रहा है और ये तो तेरा पुराना ही काम है, तो इधर ही चली जाना। नहीं चमेली, मैंने कहा ना एक बार, मेरे को उस घर जाना ही नहीं है। ये सारी बातें चमेली पायल को बता देती है और उसकी बात सुनकर पायल अब और परेशान हो जाती है। हाँ अरविंद, उसने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया। उसका दुखी होना एक प्रकार से लाजमी है पायल,
तुमने उसे बहुत बुरा भला बोला और फिर धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया। और इतना अपमान होने के बाद कोई क्यों ही करेगा बात। गुस्से में तूने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, लेकिन आज तुझे उसकी ही जरूरत पड़ गई। इसलिए कहते हैं ना, गुस्से को काबू में रखना चाहिए। वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है, तुम्हें ही उसके पास जाना होगा और उससे तहे दिल से माफी मांगनी होगी। क्या? हाँ पायल, हो सकता है कि तुम्हारे वहां पर जाकर माफी मांगने से उर्मिला फिर से काम पर आ जाए। हाँ बहू, और यही सही रहेगा। ठीक है, शायद मुझे ये सब करना ही होगा, वरना मेरे बाकी कामों पर असर होगा। मुझे वहां जाकर उर्मिला से बात करनी ही होगी। फिर चमेली से पता जानकर अब पायल अकेली है उर्मिला के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। हे भगवान, पिछले आधे घंटे से रुकी हूं मैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये बस भी नहीं आई। इस तपती धूप में तो मैं उबल ही जाऊंगी। अरे हमें तो पता होता है कि ट्रेन कब आने वाली है, लेकिन उर्मिला के एरिया में जाने के लिए और वहां से यहाँ आने के लिए बस का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। और शायद इसीलिए उसे आने में इतनी देर होती होगी। पायल काफी देर तक बस स्टॉप पर बस की राह देखती है। फिर पौने घंटे पूरे होने के बाद वहां पर एक बस आती है। बस में बहुत ही भीड़ होती है। वो देखकर पायल का सर चकराने लगता है। हे भगवान, यहाँ पर तो कितने धक्का मुक्की कर रहे हैं। ना जाने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उर्मिला ने और कितने संघर्ष किए होंगे। पूरे आधे घंटे के बाद बस अगले स्टॉप पर रुकती है और पायल चमेली के दिए गए पते को देखकर एक चौल में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये चौल तो कितनी गंदी है और ये कैसी जगह पर रहती है उर्मिला। मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। फिर भी पायल आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार उसे उर्मिला का घर दिख ही जाता है। लेकिन घर पहुंचने पर वह देखती है कि वहां पर उर्मिला और उसका पति अशोक के बीच झगड़े चल रहे हैं। देख अशोक, मैंने तुझसे कहा ना एक बार। अरे कहाँ से लाऊं मैं रोज रोज इतने सारे पैसे? रोज शराब पीकर तमाशा करता है। जिंदगी नरक बनाकर रख दी है तूने मेरी। काहे को मैंने तेरे से शादी की क्या पता, लेकिन अब पछतारे ली है। वे चुप बैठ, चल मेरे को जल्दी से पैसा दे दे, मेरे को अभी पीने जाना है। अरे नहीं मिलेंगे तुमको पैसे, जहां जाना है वहां जाओ। अब जाओ जहां जाने का है। अरे अभी अभी तो मेरे को एक नया काम लगा है, फौरन कौन देगा मेरे को पैसा? मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो मेरे को चिंकी के लिए इस्तेमाल करने हैं। उसका आज दांत काफी दर्द कर रहा है और जब वो स्कूल से आएगी तब मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अरे तू और तेरी बेटी दोनों गए तेल लेने, मेरे को बस पैसा मांगता है। अब भी क्या अभी निकाल। अरे चुप रहो, जिधर जाकर मुंह काला करना है करो, लेकिन आज मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं देने वाली। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, तेरे को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। फिर अशोक उर्मिला को मारने लगता है और ये सब पायल से देखा नहीं जाता और वो उर्मिला को बचाने के लिए उन दोनों के बीच आकर अशोक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। दीदी आप यहाँ पर? अरे कौन है रे तू और मेरे को थप्पड़ कैसे मारा तूने? आवाज नीचे। और खबरदार, जो मेरे साथ तूने इस तरह से बात की तो, और तू उर्मिला पर क्या हाथ उठाता है? रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर पायल पास की बड़ी लकड़ी उठाकर अशोक की खूब पिटाई करती है। अरे बस करो मैडम, मत मारो मुझे, और बस करो और माफ कर दो मुझे। अरे बेशरम आदमी, तेरी बीवी इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए अकेली कमाती है, तुझे और तेरी बेटी को संभालती है, और तू क्या करता है? शराब पीकर उसे मारता पीटता है। अगर आज के बाद तूने उस पर हाथ तो क्या, आंख उठाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं बता दे रही हूँ तुझे, समझा कि नहीं? हाँ दीदी, मैं समझ गया। अब इसके आगे मैं इसे तंग बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे को माफ कर दो बाबा।
अशोक पायल से डरकर चुपचाप वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर दो उर्मिला, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम हमेशा इतनी लेट क्यों आती थी। तुम्हारे हाथ पर हमेशा चोट लगी हुई थी। तुम हर बार पैसे क्यों मांगती थी और तुम्हारा काम पर ध्यान क्यों नहीं था। अपनी निजी जिंदगी में तुम कितनी सारी मुश्किलों से जूझ रही थी और तुमने किसी को उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। क्यों उर्मिला, एक बार अपनी तकलीफें मुझे तो बता देती। मैं तभी तुम्हारे उस शराबी पति की अकल ठिकाने लगा देती। अब क्या करती दीदी, मेरे को किसी को परेशान करने का इच नहीं था, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। इस आदमी ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, लेकिन अच्छा हुआ जो आप आ गई, क्योंकि अब वो आपके खौफ के कारण मेरे को आगे से कुछ भी नहीं करेगा। धन्यवाद है दीदी। अरे उर्मिला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि आज तक तुमने मेरे परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी की, माँ जी की कितनी देखभाल की है। लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो उर्मिला, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। नहीं दीदी, ऐसे माफी मत मांगो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे को निकलना होगा दीदी, क्योंकि 3 दिन पहले ही मेरे को एक नया काम मिला है और वही मैडम मेरे को अभी फोन कर रही है, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन उर्मिला, मेरी बात तो सुनो। अभी नहीं दीदी, एक काम करो, हम रास्ते में बात कर सकते हैं, प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है उर्मिला, चलो। फिर वो दोनों घर से निकलकर रास्ते में ही बात करने लगते हैं। देखो उर्मिला, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे इतना सारा दुख छुपा हुआ है। लेकिन अब वापस चलो उर्मिला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे जैसी बाई मुझे कभी नहीं मिलने वाली। नहीं दीदी, माफ करना मुझे, लेकिन अब मैं वहाँ काम पर नहीं आ पाएगी। आपके और मेरे बीच बहुत बहस हो चुकी है और अब वापस काम पर आ गई तो फिर से वही सब होगा और फिर एक बार मेरा अपमान करके मुझे घर से बाहर निकालोगी और ये सब होने से अच्छा यही होगा कि मैं आपके पास आऊं ही ना। नहीं उर्मिला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मेरा विश्वास करो। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब की बात अलग होगी। अब तुम्हारा पति अशोक तुम्हें परेशान ही नहीं करेगा, तो तुम अपने सारे काम सही तरह से कर पाओगी। वो तो है दीदी, लेकिन मैं अब नए काम पर लगी हूँ, तो उधर की मैडम मेरे को क्या बोलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो उर्मिला, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ और वहां पर तुम्हारी मैडम से भी बात कर लूंगी मैं। फिर पायल और उर्मिला एक नए काम पर पहुंचते हैं। जहां पर दरवाजा खोलते हैं, उसकी नई मैडम उर्मिला पर चिल्लाने लगती है। अरे ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा उर्मिला? अरे तुम्हें अभी लगे हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं कि तुम लेट आना शुरू हो गई हो, और आज तो तुम कल से भी ज्यादा लेट हो गई हो। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे कितना सारा काम पड़ा है घर में, तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? माफ कीजिएगा मैडम, वो दरअसल रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक था ना आज, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं सारा काम फटाफट कर देगी। अरे कल भी तुमने यही बोला था। देखो उर्मिला, सही से काम करना है तो करो। मुझे कल से तुम्हारी ये नौटंकी बिल्कुल नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? अरे आपकी दिक्कत क्या है? वो बस लेट ही तो आई है ना, थोड़ी ना कोई छुट्टी ली है उसने, और अब आ गई है तो आपका सारा काम करके ही देगी वो। अरे आपको पता भी है क्या कितनी कठिनाई से होकर वो यहाँ पर आती है, और आप उस पर चिल्लाती जा रही हो। ओ हेलो, तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? ये मेरी नौकरानी है और मैं इसके साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम्हें उससे क्या? ज्यादा चिल्लाओ मत। अब से उर्मिला तुम्हारे घर पर काम नहीं करने वाली। क्या? देखो उर्मिला, अब बाकी का फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे पास वापस आना चाहती भी हो या नहीं। देखो दीदी, आपने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है,
लेकिन जब मेरे पास कोई भी काम नहीं था तब मेरे को इन्होंने ही काम दिया, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पाएगी। माफ कीजिए दीदी, लेकिन आप चली जाइए यहाँ से। ठीक है उर्मिला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। पायल भी वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह, अरविंद, आज का लंच मैं बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। उर्मिला तो अब आने से रही, इसलिए अब हमें फिर से एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी। लेकिन उतने में घर की घंटी बजती है और दरवाजा खोलने पर पायल उर्मिला को देखकर चकित रह जाती है। उर्मिला, तुम यहाँ पर? हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कि आपने मेरा बहुत अपमान किया, लेकिन आप लोगों को मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब कल आपने मेरी आंखों से सब देखा, तब आपने ही मेरे पति को अच्छे से सबक सिखाया, बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी की तरह। और मैंने भी रात भर बहुत सोचा, लेकिन आप लोगों से बना हुआ मेरा चिड़ाव ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और आपके ही पास काम करूंगी। क्या? सच में? इस तरह से अंत में उर्मिला वापस लौट कर आती है और उसके आने से सभी बहुत खुश होते हैं।